चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में एक ऐसे केस का भी फैसला हुआ जो बाकायदा अदालती मुदाखलत की एक बड़ी मिसाल बन गया और तारीख में पहली बार ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि इस केस में अक्सरियती फैसला हमारा है, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है। और कानून के मजाक का आलम तो यह है कि आज तक ये साबित नहीं हो सका है कि उस केस में अक्सरियती फैसला आखिर है किसका। सिर्फ यही नहीं है, वो केस था जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने ना सिर्फ अपनी अदालत में अपनी रिट खोई बल्कि हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया है। रवा साल जनवरी के महीने में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला किया तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की। यह भी कहा कि 99% अरकान नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली टूटे, लेकिन फिर भी इमरान खान के दबाव पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए थे और 14 जनवरी को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई थी। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए अचानक पंजाब में मुमकिना तौर पर वक्त पर इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार किया और मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। हालांकि ये मामला उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समात था और समात किसी और केस की ये दोनों जजेस कर रहे थे और केस कोई और उठा दिया। फिर इसी दौरान चौधरी परवेज़ इलाही की एक आला अदालती शख्सियत से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आई, जिसके बाद दीगर ऑडियोज़ भी सामने आ गई। इल्ज़ाम लगा कि ये परवेज़ इलाही की सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से बातचीत की ऑडियो है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने ही जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ मिलकर अचानक एक दूसरे केस की समाअत के दौरान पंजाब में इंतखाबात का मामला उसको नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया था। और फिर 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के नोट पर उसको नोटिस लेते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने उसको नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबलियों की तहलील से मुतालिक सवालात उठाए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी उसको नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया था कि क्या असेंबलियाँ किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 24 फरवरी की समाअत में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा किया। इसी दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक से मुकालमा किया था कि मिस्टर नाइक, आपका क्या ख्याल है, क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट सुने। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन फिर 25 और 26 फरवरी यानी हफ्ते और इतवार को समाअत नहीं हुई और फिर 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आ गया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और 31 मार्च को जस्टिस याया अफरीदी ने अपने फैसले की तफसीली वजूहात जारी करते हुए लिखा था कि पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं, और दूसरी बात यह है कि दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत इन केसेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता था। बादियुन नज़र में अगर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दायरा कार इस्तेमाल करने से गुरेज का मुजाहरा करना चाहिए। मेरी ये पुख्ता राय है कि फरीकैन के अपील के हक को महफूज रखने के लिए अदालती दायरा कार के इस्तेमाल में गुरेज के उसूल का एहतराम किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए अदालत के सामने मौजूद इन 3 पटिशन्स पर इस मरहले पर समाअत नहीं की जानी चाहिए। ये दरख्वास्तें क़ब्ल अज़ वक्त और नाकाबिल समाअत हैं, लिहाजा मैं इन दरख्वास्तों को क़ब्ल अज़ वक्त होने की वजह से नाकाबिल समाअत करार देने का फैसला देता हूँ। मज़कूरा वजूहात की बिना पर इस अदालत के सामने ज़ेर समाअत ये सूमोटो केस और बाकी दरख्वास्तें इस मरहले पर काबिल समाअत नहीं हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से अपने नोट में लिखा था कि मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ख़ासतौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के फैसले से हतमी नतीजे से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने ख़ुद को बेंच से अलहदा नहीं किया और ना ही मेरे पास ख़ुद को बेंच से अलहदा करने का कोई वजूहात मौजूद थी। इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी सूरत फराहम किया जा सकता है जब सियासी मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए और अवामी एतमाद
उस वक्त मजरू हो जाएगा जब अदालत एक सियासी फरीक के तौर पर नजर आएगी और उसके जजेस अदालती लिबास में सियासतदान के तौर पर नजर आएंगे। ये एक जज ने साथी जजेस के बारे में कहा। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दे दिया और उसको नोटिस खारिज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मौजूद जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है। जबकि हमारे मौजूद 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसे बेंच का सरबरा बनाता है वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नज़रसानी की ज़रूरत है क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है। यानी इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पर साथी जजेस को साइडलाइन करने, अपना फैसला मुसल्लत करने का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो चलाने का इल्ज़ाम लगाया। खुद साथी जजेस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस वन मैन शो के जरिए सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं और यूँ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिमायत खो बैठे बल्कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की रिट भी मुतासिर हो गई। वफाकी हुकूमत जो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करे, उसने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और मुल्क में एक अजीब गहमा गहमी की कैफियत पैदा हो गई जो अब तक बरकरार है। और इसी वजह से जस्टिस उमरता बंदियाल का नाम पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन जजेस और फिर चीफ जस्टिस की फहरिस्त में शामिल हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तारीख की कमज़ोर तरीन सुप्रीम कोर्ट है और सियासी केसेस में मसरूफ़ रहते रहते सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस में 1570 नए केसेस का इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 तक पहुंच गई। और खबर के मुताबिक 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस का रिकॉर्ड कायम किया वो रवा साल जुलाई का महीना था, जिसमें ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,965 तक पहुंच गई थी। जब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ओहदा संभाला था तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 53,964 थी, जो अगस्त के महीने तक 56,544 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2016 से लेकर जून 2023 तक 4 चीफ जस्टिस के दौर में आज तक जिन अहम केसेस का फैसला हो चुका है और उन केसेस में मौजूदा 7 सीनियर जजेस में से कौन से जजेस कितने केसेस का हिस्सा रहे हैं, इस हवाले से बासिम रजा, यासिर कुरैशी और सलाहुद्दीन अहमद की एक अहम तहकीक शाया हुई है, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि किस तरह इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस में सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया और बेशतर केसेस मखसूस जजेस के सामने रखे गए। आज रोज़नामा द न्यूज़ में शाया होने वाली उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसेस का जायज़ा लिया। उसमें हमने 134 अहम केसेस का भी जायजा लिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन सबसे ज़्यादा यानी 63 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस उमरता बंदियाल 52 केसेस का, जस्टिस मुनीब अख्तर 22 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस काजी फाइजी से सिर्फ 11 केसेस का, जस्टिस याया अफरीदी 10 केसेस का और जस्टिस मंसूर अली शाह 9 केसेस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सिर्फ 7 केसेस का हिस्सा रहे। इसी तरह इस दौरान 1823 गैर अहम सियासी केसेस का फैसला करने में जस्टिस एजाजुल हसन सबसे ज़्यादा 372 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस उमरता बंदियाल दूसरे नंबर पर यानी 315 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह 302 जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद 241 केसेस और जस्टिस काजी फाइजी साहब 199 केसेस का हिस्सा रहे। यानी गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 1957 अहम सियासी और गैर अहम सियासी केसेस में भी सर फहरिस्त 2 जजेस का नाम है और वो हैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमरता बंदियाल। और गैर सियासी केसेस के मुकाबले में सियासी केसेस में इन दोनों जजेस का नाम बहुत आगे और तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर है और बाकी जजेस बहुत पीछे हैं।
यानी अहम सियासी केसेस में चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस एजाजुल एहसन को किसी भी बेंच में शामिल करने का इम्कान जस्टिस सरदार तारिक मसूद से 9 गुना ज़्यादा रहा। बासिम रजा, यासिर कुरैशी और सलाउद्दीन अहमद साहब की जो तहकीक थी वो हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ खुद सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम तहकीक है आप लोगों की जो हकाइक हैं। अब इसमें मसला है कि जो गैर सियासी केसेस हैं उसमें भी एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस उमरता बंदियाल साहब बहुत आगे हैं और जो सियासी केसेस हैं उसमें भी वो बहुत आगे हैं, मगर सियासी केसेस का जो फ़र्क है दीगर जजेस के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल केसेस। ये जो कुछ हुआ जिसका आपने तज्जिया भी किया ज़ाहिर पिछले 5-6 सालों में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के अदवार में, ये इसलिए हुआ कि जजेस के आपस के अख्तलाफात थे, आपस के नज़रियाती अख्तलाफात थे, या जो अपना सियासी रुझान था मुख्तलिफ चीफ जस्टिस का और उनके साथ मुंसलिक हम ख्याल जजेस का, उसकी वजह से ये हुआ? देखें, इसमें जो बेंच दो तरीके होते हैं कि एक जज सियासी केसेस में ज़्यादा अपीयर हो, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस बेंच में शामिल हो, या तो चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाते हैं। केसेस की असाइनमेंट भी जो होती है वो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार होता है, तो वो अगर कोई एक बेंच बना दें और तमाम तर सियासी नौइयत के केसेस वहाँ फिक्स हो जाएं तो फिर चंद मखसूस जजेस की फिर सियासी केसेस में शमूलियत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि सियासी नौइयत का कोई केस आए तो उसमें कोई स्पेशल बेंच, जिस तरह हमने कई मरतबा देखा है, स्पेशल बेंच तश्कील दी जाती है। उसमें अगर चंद मखसूस जजेस को बारहा फेवर किया जाए तो ये फिर ट्रेंड नज़र आता है। उसकी क्या वजूहात हैं वो बेसिकली तो स्पेक्यूलेशन है, मगर एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये है कि चंद चीफ जस्टिसेस जो हैं वो अपनी जो आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस हैं, जो अपनी जो अपना नज़रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ सियासी केसेस में चंद जज साहिबान को प्रेफर करते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, ये भी है कि आपस में दरारें हों, मगर बहरहाल ये चीज़ें तो नेचुरली जो मोटिव है उस पे तो स्पेकुलेशन है, मगर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बड़े वाजे हैं कि वो दिखाते हैं कि सियासी नौइयत के केसेस में चंद जज साहिबान जो हैं वो 9-10 गुना ज़्यादा शामिल किए जाते हैं, और जबकि गैर सियासी केसेस में फ़र्क 1-1.5 का है। तो वो जो स्टेटिस्टिकल जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्टार्क है। मतलब और ये फ़र्क जो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं उनके क्या टेन्योर में ज़्यादा बढ़ा, और ये जो तकसीम है, क्योंकि ज़ाहिर पहले तो बाहर से तनकीद होती थी, आप बार्स की हद तक तनकीद करते थे, वकला तंजीमें तनकीद करती थी, तज्ज़ियाकार तनकीद करते थे, मगर बेंच के अंदर से जो तनकीद आई कि जी आप वन मैन शो चला रहे हैं, जजेस के लिबास में सियासतदान नहीं होने चाहिए, इख्तियारात को देखना चाहिए, पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, ये नोयत यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँची है, या खुद जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का कंडक्ट ऐसा था कि ये होना ही था, उनकी वजह से हुआ? देखेंगे, सिर्फ हमने 4 चीफ जस्टिसेस के टेन्योर्स, मौजूद चीफ जस्टिसेस के टेन्योर्स कवर किए हैं। साकिब निसार साहब का, आसिफ खोसा साहब का, गुलजार साहब का और बंदियाल साहब का अंटिल जून, आखिरी 3 महीने डेटा में नहीं थे। तो उसमें सिर्फ एक आसिफ खोसा साहब का जो टेन्योर था उसमें कोई वाजे कोई प्रेफरेंस नज़र नहीं आती। बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके टेन्योर्स में डेफिनेटली एक स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है बेंच की सिलेक्शन में। तो वहाँ ये ट्रेंड बंदियाल साहब से शुरू नहीं हुआ, ट्रेंड तो पुराना है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जब चीज़ें बढ़ती गईं, लोग पहले दबे दबे अल्फाजों में बात करते थे, फिर आपने देखा चौक पे भी इस पे तकरीरें होती थी, एक नया टर्म बना दिया गया, हम ख्याल जजेस वगैरह, तो वो मंजर आम पे शायद अभी आया है, मगर ये ट्रेंड आज का नहीं है।
साहब, और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? आप लोगों ने अपनी तहकीक में भारत की मिसाल दी कि जहां कुछ जजेस ने, जो चीफ जस्टिस जब इस तरह कर रहे थे, अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर एक तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, मगर बाद में उन्हीं एहतजाज करने वालों में से जब एक जज खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने भी उस रिवायत ही को आगे बढ़ाया, ख़त्म नहीं किया। अब ज़ाहिर है फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए, मामला ठीक किए जाए? देखिए, एक तो जो रिफॉर्म की अटेम्प्ट थी, वो तो पार्लियामेंट ने कोशिश की कि ये इख्तियारात सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब के हाथ में ना दिए जाएं, बल्कि वो सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी हो जो वो करे। तो एक तो अटेम्प्ट पार्लियामेंट की तरफ से आई। दूसरी, जो अगर कोर्ट खुद भी करना चाहे तो बहुत उसमें तरीके हैं। कई और ममालिक में मसलन ऐसे होता है कि बेंचेस जो हैं वो रैंडमली बनाई जाती हैं, और जो केसेस उनके सामने फिक्स किए जाते हैं वो भी रैंडमली फिक्स किए जाते हैं। और उस तरीके से फिर कोई उंगली उठा नहीं सकता कि आपने फलां किस्म के केसेस सिर्फ उस जज साहब के पास देते हैं। उससे जजेस की भी रेपुटेशन प्रोटेक्ट होती है। बेशक आप बेंचेस जब आप बना रहे हों तो आप केयरफुली बना लें। अगर आपने रैंडमली नहीं बनाने तो आप केयरफुली बना लें कि हर बेंच पे कोई क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट भी हो, टैक्स लॉ का भी एक्सपर्ट हो। पांच लोगों के जज साहिबान के बेंचेस आप बना दें। उसके बाद आप रैंडमली भी केसेस कर सकते हैं। मगर जो मौजूदा तरीक़ेकार है उस पे मैं समझता हूं जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो सही हैं।